हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जिसकी आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज और उनका डेवलपमेंट। मुझे पता है सुनने में ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े ड्राई लग सकते हैं, राइट? लेकिन ट्रस्ट मी, आज इस विश्लेषण के बाद ये सारी चीजें आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। लेट्स गेट इनटू इट। तो आज का हमारा प्लान क्या है? डेवलपमेंट की इस कॉम्प्लेक्सिटी को डीपली ग्रास्प करने के लिए हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। व्हाट मेक्स अ रिसोर्स? फिर हम देखेंगे उनका क्लासिफिकेशन, सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग, कंजर्वेशन मूवमेंट और आखिर में लैंड एज अ रिसोर्स। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 1, व्हाट मेक्स अ रिसोर्स। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि रिसोर्स वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कोयला, पानी या फॉरेस्ट्स? चले देखते हैं इसकी एग्जैक्ट टेक्निकल डेफिनेशन आखिर है क्या। ये डेफिनेशन ना इस पूरे चैप्टर का आलू है। सीरियसली, जैसे आलू हर इंडियन सब्जी की बेस बनता है ना, वैसे ही ये डेफिनेशन इस पूरे सब्जेक्ट का फाउंडेशनल बेस है। एक रिसोर्स बनने के लिए 3 पिलर्स का होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब हमारे पास उसे एक्सट्रैक्ट करने की प्रॉपर टेक होनी चाहिए। सेकेंड, इकोनॉमिकली फीजिबल, अब गोल्ड निकालने में इतना पैसा ना लग जाए कि गोल्ड की वैल्यू से ज्यादा खर्चा ही हो जाए, राइट? और थर्ड, कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब सोसाइटी उसकी वैल्यू को ओपनली एक्सेप्ट करे। जब ये तीनों मिलते हैं तब बनता है एक प्रॉपर रिसोर्स। तो अब एक बड़ा सवाल आता है, हाउ डू वी क्लासिफाई रिसोर्सेज? इसका आंसर एक्चुअली बहुत सिंपल है। सोचिए, अगर आपको एक कबड्डी टीम बनानी है तो आप स्ट्रॉन्ग एथलेटिक बच्चों को चुनेंगे, पर अगर एक क्विज कंपटीशन के लिए टीम बनानी है तो उन्हें चुनेंगे जिनका जनरल नॉलेज टॉप नॉच हो। बेसिकली जिस तरीके से आप चीज़ों को ग्रुप करते हैं वो पूरी तरह से आपके गोल या बेसिस पर डिपेंड करता है। सेक्शन 2, रिसोर्स क्लासिफिकेशन। अब हम उन्हीं अलग अलग बेसिस या क्राइटेरिया को देखेंगे जिनके थ्रू हम अपने आसपास की चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। लेट्स ब्रेक दिस डाउन क्विकली। ओरिजिन के बेस पर होते हैं बायोटिक, जिसमें जान है, और एबायोटिक, जो नॉन लिविंग रॉक्स और मेटल्स हैं। फिर आता है एग्जॉस्टिबिलिटी। एक है रिन्यूएबल, जैसे सोलर एनर्जी जो वापस बन सकती है, और दूसरा नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोल, जो एक दिन डेफिनेटिवली खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है ओनरशिप। देखिए, हमारे कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया नेशनल रिसोर्स होता है, लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स के आगे शुरू होता है इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उस एरिया से बिना इंटरनेशनल परमिशन के रिसोर्सेज निकालना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब आते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पर। यहाँ आपको स्टॉक और रिजर्व के बीच का डिफरेंस ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये एक मैसिव आहा मोमेंट है। स्टॉक क्या है? जैसे पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं जो हमें ह्यूज एनर्जी दे सकते हैं। हम यूज करना चाहते तो हैं, बट हमारे पास मास लेवल पर इनको अलग करने की ऐसी टेक ही नहीं है जो इकोनॉमिकली वायबल हो। दैट्स स्टॉक। और रिजर्व, ये बिल्कुल आपकी गाड़ी के रिजर्व फ्यूल टैंक जैसा है। टेक्नोलॉजी भी है, सब पता भी है, पर हमने उसे अभी साइड में रखा है, बेसिकली सेव्ड फॉर द फ्यूचर। सेक्शन 3, द सस्टेनेबिलिटी नीड। अब देखिए, हमने इतने सारे रिसोर्सेज और उनकी टेक को तो समझ लिया, पर जरा सोचिए क्या होगा अगर हम एकदम ब्लाइंडली, अग्रेसिवली इन सारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने लग जाएं, बिना कुछ सोचे समझे। इस इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन से सीधे 3 मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला, रिसोर्सेज लगातार डिप्लीट हो रहे हैं, लिटरली खत्म हो रहे हैं। दूसरा, हमारी सोसाइटी 2 हिस्सों में बट गई है। एक तरफ है हैव्स, जिनके पास सारे रिसोर्सेज और पैसा है, और दूसरी तरफ हैव नॉट्स, जो बिल्कुल पिछड़ गए हैं। और तीसरा सबसे बड़ा खतरा है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर का डिप्लीशन। ये एक रियल वार्निंग साइन है हमारे लिए। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस पूरे प्रॉब्लम का अल्टीमेट सोल्यूशन आखिर है क्या? वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, एब्सोल्युटली होना चाहिए, पर ऐसा डेवलपमेंट जो आज एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे और फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। किसी ने सच ही कहा है कि हमने ये अर्थ अपने एंसेस्टर्स से इनहेरिट नहीं की है, बल्कि अपने बच्चों से उधार ली है। इस सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को ग्लोबली सीरियसली लेने के लिए 1992 में एक हिस्टोरिक मोमेंट आया। इमेजिन कीजिए, ब्राजील के रियो डी जनेरो में 100 से ज्यादा ग्लोबल लीडर्स एक साथ मिले। उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया जिसे कहते हैं एजेंडा 21। इसका मेन गोल यही था कि ग्लोबली एक दूसरे के साथ मिलकर पॉवर्टी, डिजीजेस और एनवायरमेंटल डैमेज से लड़ा जाए, ताकि हम 21st सेंचुरी में ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकें। सेक्शन 4, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब उस ग्लोबल स्टेज से वापस अपने देश की तरफ आते हैं।
इंडिया जैसे मैसिव और डाइवर्स कंट्री में आखिर एक यूनिफाइड प्लानिंग की जरूरत पड़ती ही क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन है रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। इसे एक परफेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप राजस्थान को देखें तो वहाँ सोलर और विंड एनर्जी का एब्सोल्यूट अबंडेंस है, भरमार है। लेकिन वहाँ एक्सट्रीम वाटर स्कैर्सिटी है, पानी की बहुत कमी है। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में पानी की कमी नहीं है, पर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी रिसोर्सेज नहीं है। इस मैसिव इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए ही हमें बैलेंस्ड प्लानिंग चाहिए होती है। तो ये प्लानिंग प्रैक्टिकली काम कैसे करती है? सिर्फ 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन। पहले सर्वेइंग और मैपिंग करके मिनरल्स का पता लगाना। स्टेप 2, स्ट्रक्चर। एक्सट्रैक्शन के लिए सही टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन सेटअप करना। और फाइनली स्टेप 3, मैचिंग। इन लोकल रिसोर्सेज को नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ अलाइन करना, ताकि उस एक्सट्रैक्शन का फायदा पूरे देश को मिले, सिर्फ उस एक रीजन को नहीं। सेक्शन 5, द कंजर्वेशन मूवमेंट। अब एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है। सिर्फ जमीन के अंदर रिसोर्स होने से और अच्छी टेक होने से काम नहीं चलता। हिस्ट्री हमें साफ दिखाती है कि जब इन चीज़ों का कंट्रोल अनचेक्ड पावर के हाथ में जाता है, जैसे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के टाइम हुआ था, तो उसका सीधा रिजल्ट होता है भयंकर एक्सप्लॉयटेशन। और यहीं से उभर कर आया कंजर्वेशन का मूवमेंट। दैट इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। महात्मा गांधी जी ने ये बहुत ही पावरफुल बात कही थी। उनका सीधा सा मानना था कि अर्थ के पास हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सब कुछ है, पर किसी एक इंसान का लालच पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं। वो इन बड़ी मशीन्स के थ्रू मास प्रोडक्शन के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका विजन था प्रोडक्शन बाय द मासेस, जहां आम जनता अपने लिए प्रोड्यूस करे और रिसोर्सेज का बंटवारा इवनली हो। और आप देखेंगे कि गांधी जी के उन्हीं अर्ली थॉट्स को आगे चलकर ग्लोबल लेवल पर शेप मिली। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने सिस्टमैटिकली कंजर्वेशन को एडवोकेट किया। फिर 1974 में E.F. शुमाकर ने अपनी बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस फिलॉसफी को फैलाया। और फाइनली 1987 में ब्रुंटलिन कमीशन ने ऑफिशियली सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म इंट्रोड्यूस किया अपनी फेमस रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में। ये एक काफ़ी लंबी जर्नी थी जो उन अर्ली थॉट्स से स्टार्ट हुई थी। फाइनली सेक्शन 6, लैंड एज अ रिसोर्स। अब हम एक्सप्लेनर के उस आखिरी फेज में आ गए हैं जहां हम सबसे बेसिक और फाइनाइट रिसोर्स की बात करेंगे, हमारी जमीन। तो इंडिया के पास लैंड का डिवीजन एग्जैक्टली कैसा है? ये डिवीजन इसको ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। देखिए, 43% हमारे पास प्लेन्स हैं जहां हम मेनली एग्रीकल्चर करते हैं और रहते हैं। 30% माउंटेन्स हैं जो रिवर्स के फ्लो को साल भर मेंटेन रखते हैं और टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं। और बचा हुआ 27% प्लेटोज हैं जहां देश के सारे मेजर मिनरल्स और रिजर्व्स छिपे हुए हैं। हर हिस्से का अपना एक एब्सोल्युटली क्रूशल रोल है। लेकिन क्या हम हर जगह खेती करते हैं? बिल्कुल नहीं। लैंड यूटिलाइजेशन की ये कैटेगरीज कभी-कभी बहुत कंफ्यूजन पैदा करती हैं, बट लेट्स क्लियर इट अप राइट नाउ। पहले तो आते हैं फॉरेस्ट्स। दूसरा वो एरिया जो नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन है, या तो वो बिल्कुल बैरन है, बंजर है, या वहाँ बिल्डिंग्स और रोड्स बन चुके हैं। और तीसरा सबसे ट्रिकी पार्ट, अदर अनकल्टिवेटेड। इसमें आती हैं ग्रेजिंग लैंड्स और सबसे इंपॉर्टेंट कल्चरबल वेस्ट। ये वो जमीन है जहां खेती की तो जा सकती है, पर उसको 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए ऐसे ही खाली छोड़ दिया गया है। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो आखिर में सोचने वाली बात ये है कि हमारी ये जमीन फिक्स्ड है, ये फाइनाइट मैग्नीट्यूड में है, हम इसे स्ट्रेच करके बड़ा नहीं कर सकते। तो आप अपने हिस्से के आने वाले फ्यूचर को कैसे यूटिलाइज और कंजर्व करेंगे, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई रियली होप कि आज का ये डीप डाइव आपको पसंद आया होगा। अगले एक्सप्लेनर में हम मिट्टी यानी सॉइल और लैंड डिग्रेडेशन के इस फैसिनेटिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।